welcome you all to the first video of class 11 physics अल्फा सीरीज। तो आज क्लास 11 फिजिक्स का हम फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। इस वीडियो का, इस चैप्टर का या क्लास 11 फिजिक्स के किसी भी चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स हो, टाइप्ड नोट्स हो, कोटा के लेवल का बढ़िया असाइनमेंट हो, वो आपको फ्रीली अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.physicswala-alakpande.com। नीचे कमेंट में मैं उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। एक और इंपॉर्टेंट बात, वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। मोबाइल ऐप हमारा लॉन्च हो रहा है जहां पे ढेर सारा स्टडी मटेरियल क्लास 11th को फ्री में मिलने वाला है। तो वेबसाइट और ऐप के प्रमोशन के बाद शुरू करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो आप में से ज्यादातर बच्चों ने ये चैप्टर छोड़ दिया होगा। अरे सर, यहां से पेपर में कुछ नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, यहां से पेपर में कुछ नहीं आता। फिर भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे टू डेवलप इंटरेस्ट इन फिजिक्स, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स का मैथ्स के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप क्या है फिजिक्स का। यानी अगले 2 साल में 11th और 12th में आपको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस का एक ओवरव्यू होगा। 2 ही साल में पढ़ना है ना, ये नहीं 3-4 साल में। सर पहले दिन अपसगुनी बातें मत करो। तो चलो शुरू करते हैं, हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले बहुत ही आसान सा सवाल, व्हाट इज फिजिक्स। ओए होए, व्हाट इज फिजिक्स। अरे सर, फिजिक्स होता है ना, वो मिरर होता है अपना, वो करंट होता है, वो स्फेरिकल मिरर, रेजिस्टेंस होता है, एटम इससे बहुत बड़ी है फिजिक्स। आज समझते हैं। अगर डेफिनेशन पे जाएं, इंटरनेट पे आप डेफिनेशन ढूंढोगे तो मिलेगा, इट इज दी, किताबों में भी लिखा होगा, लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। है ना, बड़ा सिंपल है। हो गया सर, जाए खत्म शुरू हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड के होने वाले जितने भी फिनोमेना हैं उनको समझाने वाला सिद्धांत, उनको एक्सप्लेन करने वाला लॉ, उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। जो भी हो रहा है, जो भी। जैसे इसकी एक और डेफिनेशन आपको मिलेगी, इट इज या इट टेल अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव, ध्यान से पढ़ना इसको, एज दे डू। It tells us why and how things behave as they do and helps us to predict future of things। माने ये हमको बताता है कि कोई चीज क्यों हो रही है, why, कैसे हो रही है, how, और वो समझने के बाद आप उस चीज का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैंने इसको इस हाइट से छोड़ दिया, नीचे गिरा, इस हाइट से छोड़ दिया, नीचे गिरा। तो पहला सवाल है, मार्कर नीचे क्यों गिरा, वाई। आंसर बड़ा सिंपल है, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है। दूसरा सवाल आता है हाउ। हाउ मतलब कैसे गिरा, किस स्पीड से गिरा, किस वेलोसिटी से नीचे पहुंचा। तो ये भी आप जान सकते हो, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, v = u + at वगैरह लगा के, g की सही वैल्यू रख के, तो आपको वाई और हाउ पता चल गया। अब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मतलब, मान लो मैं कहता हूं इसी मार्कर को लेके आप एक बिल्डिंग पे जाओ जिसकी हाइट है 200 मीटर और वहां से ये मार्कर नीचे छोड़ दो। अब मैं पूछूं ये मार्कर जब नीचे गिरा तो उसकी स्पीड क्या है, कितने टाइम में नीचे गिरा, तो क्या आप सच में ये करोगे कि 200 मीटर लंबी बिल्डिंग पे चढ़कर ये काम करोगे? बिल्कुल नहीं। आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, आप कैलकुलेट करके बता दो सर ऐसा ऐसा है। सो दिस इज प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि अभी आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं। जैसे मान लो हमारे पास पानी की एक ड्रॉप है, उसको हम टेबल पे गिराएं, पानी की ड्रॉप टेबल पे गिराएं, किस शेप की बनेगी? चौकोर तो बनेगी नहीं, स्फेरिकल बनेगी। तो पहला सवाल आता है कि पानी की स्मॉल ड्रॉपलेट स्फेरिकल क्यों है, व्हाई? आंसर है सरफेस टेंशन। नहीं, टेंशन नहीं लेना है तुम्हें टेंशन नहीं लेना, सरफेस टेंशन 11th में पढ़ेंगे। दूसरी बात आती है हाउ, मतलब उसका क्या रेडियस है, सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है। अगर ये बातें हमें समझ में आ गई तो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर मतलब मान लो मेरे पास यहाँ पानी का एक डब्बा है, उसमें मैंने पतली सी एक स्ट्रॉ डाल दी, तो क्या होगा, पानी उसमें ऊपर आ जाता है, कैपिलरी एक्शन, है ना। इसी तरह से पेड़ पौधों में पानी ऊपर जाता है, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि एक बीकर में हमने पानी लिया, एक पतला सा ट्यूब उसमें रख दिया, कैपिलरी ट्यूब, पतला सा स्ट्रॉ, तो पानी ऊपर चढ़ गया। कितना ऊपर चढ़ा, किस हाइट तक गया, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करना है,
हमारे पास सरफेस टेंशन की वैल्यू, आर की वैल्यू, सारे चीज़ें हैं, लगा दिया फॉर्मूला, मिल गई हाइट। प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, यार क्या बता रहे हो। अच्छा मान लो हम पबजी खेल रहे हैं और हमारे सामने एक दुश्मन आ गया, एनिमीज अहेड। अब दुश्मन दूर है तो तुमने एक बंदूक ट्राई की, नहीं मरा, दूसरी बंदूक ट्राई की, एकदम परफेक्ट मरा। वाई एंड हाउ तुम्हें समझ में आ गया। अगली बार कोई दुश्मन आएगा तो क्या फिर से तुम बंदूक ट्राई करोगे? नहीं, तुम्हें फ्यूचर पता है, तुमने प्रेडिक्ट कर लिया इसको किस बंदूक से मारना है, खट्टे से मार दिया। नहीं सर ये फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स तो वो सब होता था, है ना, ओम्स लॉ वगैरह। किसने कहा? सब कुछ फिजिक्स है। जहां पे तुम ये सिद्धांत, ये चीजें लगा सको वो फिजिक्स है। क्या सर कौन सी फिलॉसफी? फिजिक्स फिलॉसफी तो है, फिजिक्स इज फिलॉसफी। कुछ भी बोल रहे हो सर आप तो। ना, जितने बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सब बड़े बड़े फिलोसफर भी थे। सर आइजैक न्यूटन को देख लो, गैलीलियो को देख लो, सब बड़े बड़े फिलोसफर थे। सो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं फिजिक्स से। जैसे एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट हैं मिचियो केकू, मेरे को बोलने में भी टाइम लगा, मिचियो केकू, ठीक है, आप इंटरनेट पे ढूंढ लेना, ये इमेज है उनकी। इन्होंने कहा है इफ यू वांट टू अटेंड द फ्यूचर यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर यू हैव टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। अगर फ्यूचर जानना है तो तुम्हें फिजिक्स पकड़नी ही पड़ेगी। तुम्हें मैं कैसे बता दूं फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है। बोर्ड पे ये कुछ जौ लिखा है बच्चों, ये 15th सेंचुरी का टेक्स्ट है। और ये कौन सी भाषा है? जी हाँ, सबने सही पकड़ा, ये ग्रीक भाषा है। इस लेटर का मतलब होता है फिजिक्स। एक मिनट, इस लेटर का मतलब होता है नेचर। और कहा जाता है कि फिजिक्स इन लेटर्स से ही डिराइव हुई है। क्या है फिजिक्स? एनसीईआरटी हमसे पूछती है व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज नेचर। जिस वर्ड का मतलब नेचर है उसी वर्ड से डिराइव हुआ फिजिक्स। मैं तुम्हें कैसे बताऊं व्हाट इज फिजिक्स? कैसे बताऊं व्हाट इज फिजिक्स? ये दिन और रात का होना, ये गर्मी ठंडी बरसात का होना, वो इंद्रधनुष का बनना, वो समुद्र में लहरों का बनना, वो ज्वालामुखियों का फटना, वो तुम्हारी चाय को गर्म करना और वो तारों का ठंडा होना, ये आवाज मेरी जो तुम सुन पा रहे हो और ये लाइट जो तुम देख पा रहे हो, ये घर में जो पंखे चल रहे हैं, ये घर में जो टीवी की स्क्रीन पे इमेज बन रही है, ये सब एक्सप्लेन हुआ है बाय फिजिक्स। थोड़ा शायराना हो गया, क्या करें, इतना तो बनता है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स इज द लॉज और द फिजिक्स इज लॉज दैट एक्सप्लेन व्हाट? एवरीथिंग। लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। ये आसपास की दुनिया को समझाया जिसने, वो है फिजिक्स। फिजिक्स इज बेसिक लॉज ऑफ नेचर। साइंस सच है कि गॉड सच है, इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। शायद ये दोनों चीजें एक ही तरफ जा रही हो, दोनों एक ही चीज है। दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज लव फॉर मी। फिजिक्स। अच्छा सर, फिजिक्स इज लव? हमें तो नहीं लगता सर, हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, न्यूमेरिकल बनते नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक तुमने फिजिक्स को अपना दिल नहीं दिया। दिल तुमने दिया है ऊषा को, पुष्पा को, सुस्मिता को तुमने अपने दोस्त को दिल दिया है जो कि अकेले जाके कैंटीन में समोसा खाता है। उस बंदे को दिया है जो तुम्हें छोड़ के चला गया। एक बार फिजिक्स को दिल दे के तो देखो, जमाने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो है ना। जैसे मान लो तुम्हें वर्ल्ड का सबसे बड़ा चेस प्लेयर बनना है तो कैसे बनोगे? कैरम खेल के, क्रिकेट खेल के? नहीं, सबसे अच्छा चेस प्लेयर बनना है तो चेस खेलना पड़ेगा। तो यही बात है, फिजिक्स में खेलना पड़ेगा, फिजिक्स में आना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज फिजिक्स। अब चलते हैं अगले पार्ट पे कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ मैथमेटिक्स। आर द टू सेम? क्या फिजिक्स और मैथ्स सेम चीज है?
देखो यार, इसका आंसर ये है कि फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, तुमने कोई फिनोमेना देखा, उसके ऊपर लॉ सोचा, फॉर्मूला बनाया, अब तुमको बहुत मैथ्स चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए, तो मैथ्स तो लगनी ही लगनी है ना। जितने भी बड़े बड़े स्पेस मिशन होते हैं उसमें एक टीम होती है बड़े बड़े मैथमेटिशियन की, जिनका काम होता है ढेर सारी रिगरस इक्वेशंस को सॉल्व करना, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो बिना मैथमेटिशियंस के फिजिक्स नहीं चल सकती। पर एक मिनट, मैथमेटिशियन भी तो जॉबलेस हो जाएंगे अगर फिजिक्स ना हो, उनका काम भी यही है। तो ऐसे भी कह सकते हो मैथमेटिक्स या मैथमेटिशियंस आर जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। ठीक है, जैसे इसका बड़ा फेमस कोट है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। ये क्या सर, चक्कर चल रहा है। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। मतलब ना, दोनों में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। हाँ सर, अब फीलिंग आ गई हस्बैंड वाइफ। अरे पढ़ ले अभी। समझ में आया। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों कैरेक्टर होते हैं, जैसे सर आइजैक न्यूटन, ग्रेट मैथमेटिशियन एज वेल एज ग्रेट फिजिसिस्ट। हमेशा आप देखोगे कि फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन में हमेशा चलता रहता है एक दूसरे का मजाक उड़ाना, है ना। जैसे ये वीडियो आप देख लो, इनका है रिचर्ड फीमन का, तो वो मजाक उड़ा रहे हैं मैथमेटिशियन का कि मैथमेटिशियन जनरल बातें करता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं देता, है ना। ये वाला वीडियो इसमें ये दिया हुआ है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब इसके बाद आता है टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स। टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स, जो आपको पूरी फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। पहला है यूनिफिकेशन, अरे याद नहीं करना है, बस एक इंट्रोडक्शन है। दूसरा है रिडक्शनिज्म, नाम भारी भारी लग रहा है, अंदर चीज बहुत सिंपल है। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। पहले यूनिफिकेशन समझते हैं। यूनिफिकेशन यानी यूनिफाई करना, एक अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेनास थ्रू फ्यू लॉज। ढेर सारे फिनोमेना को थोड़े से लॉज से समझा देना। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो इस मार्कर का फ्री फॉल, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन। अर्थ का सन के अगल बगल घूमना, ग्रेविटेशन। सैटेलाइट्स का अर्थ के अगल बगल घूमना, ग्रेविटेशन। तो एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जिसकी वजह से ये सारे फिनोमेना आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। यूनिफाई कर दिया। जैसे हमने कौन कौन से फिनोमेना कहे, फ्री फॉल ऑफ, मार्कर की जगह एप्पल लिख लें, फ्री फॉल ऑफ एप्पल। ठीक, फिर हमने क्या बोला, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, और क्या बोला हमने, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड प्लैनेट्स। ये सारे फिनोमेनास हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी सर आइजैक न्यूटन ने ही दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। शायद आपको याद हो, इसका फॉर्मूला पढ़ रखा हो आपने, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला या एक पर्टिकुलर लॉ से सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहे हैं। इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। फिजिक्स में हम ट्राई करते हैं कि यूनिफाई हो जाए, ना, ढेर सारी चीजों को कलेक्ट करें और उसको किसी एक पर्टिकुलर लॉ से समझा दें। इसका दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, अभी आपने पढ़ा नहीं है वो लॉ, पर देते हैं, ये समझ में आया। एक दूसरा देखो, दूसरा है चलो हम तुमसे बात करते हैं। मान लो मैं अपने हाथ को ऐसे 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 से रब करूं तो मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे, है ना। मैं ऐसे ऐसे से रब किया, गर्म हो गए, ठीक है। अच्छा, मैं अपने हाथ को अगर गर्म करूं तो क्या ऐसे ऐसे रब होने लगेगा? क्यों? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है। ये एनर्जी लगाई, हीट हो गया। अब हीट करें तो चलना क्यों नहीं स्टार्ट किया,
काइनेटिक एनर्जी से हीट प्रोड्यूस हुई तो गर्म कर दें तो चलने क्यों नहीं लगा? अरे सर ये तो फालतू की बात है। क्यों भाई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड है? हमने हाथ को रब किया, काइनेटिक एनर्जी से हीट बनी, अब हाथ को हीट करें तो चलना चाहिए, नहीं चला। एक तरफ हो रहा है काम, एक तरफ नहीं हो रहा, रिवर्स वाला काम नहीं हो रहा। जैसे मान लो हमारे पास कोई टॉय वाली वो कार हो, टॉय जो कार होती है, उसको हमने जूम करके किसी टेबल पे ऐसे जूम करके भेज दिया, थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? ये काइनेटिक एनर्जी है ना, कहाँ गई? ये फ्रिक्शन में चली गई, यानी हीट में कन्वर्ट हो गया। जिसके ऊपर चल रही है उसको हीट कर रही है, ठीक है, हीट में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा वही खिलौने वाली कार को, टॉय कार को मैं नीचे से हीट करूं माचिस लगा के, तो क्या वो चलने लगेगी? हीट करने पे क्या काइनेटिक एनर्जी चलने लगेगी? नहीं सर, ये भी नहीं हो रहा। एक तरफ से हो रहा है, दूसरी तरफ से नहीं हो रहा है। जैसे मान लो मेरे हाथ में एक कप हो, उसमें बढ़िया एकदम चाय, मस्त चाय बनी हो, और वो नीचे गिर जाए तो वो टूट जाएगा। सर ये तो सबको पता है। क्या वो कप वापस नीचे से उठ के वापस जुड़ता वो ऊपर आएगा? अरे सर क्या बात कर रहे हो आप? ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि कुछ रिएक्शन, कुछ फिनोमेना एक डायरेक्शन में तो होते हैं, दूसरे डायरेक्शन में नहीं होते। जैसे झरना है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है ना। तो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी क्या है? यूनिफिकेशन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि कहता है कि वो प्रोसेस फीजिबल है जिसमें एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 हो। फीजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस है। कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, मतलब खुद से हो जाएंगे। अब सर एंट्रोपी क्या होती है? अभी रुको भैया, 11 शुरू हुआ है, वेलकम टू क्लास 11। अभी तो बता रहा हूं आपको बेसिक्स, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने कई ढेर सारे फिनोमेना एक्सप्लेन कर लिए कि कई रिएक्शंस एक तरफ होते हैं। रिएक्शंस, सब रिएक्शंस ही तो है। ये क्या है? वर्क से हीट बनी है, वर्क से, समझो, वर्क से हीट बनी, पर हीट से वर्क पूरी पूरी नहीं बनती। सब पढ़ोगे आप आगे, हैं। जैसे इसके लिए एक रिएक्शन ले लो, फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl हो और उसमें हम AgNO3 ऐड कर दें, तो मेरे पास AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अरे सर केमिस्ट्री पढ़ाने लग गए। एक जमाने में मैं केमिस्ट्री का टीचर हुआ करता था, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट मतलब ये सॉल्युबल नहीं है। क्या ये रिएक्शन वापस जाएगा? रिवर्सिबल होगा? नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड है, क्यों नहीं हो रहा? यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बताता है कि हर प्रोसेस एक डायरेक्शन में होना चाहता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं होना चाहता है ना। तुम्हारे पापा तुमको कस के डांटते हैं, तुम पलट के डांट पाते हो? नहीं, है ना। बदमाशी करो, घर से बाहर निकाल दिए जाओगे, तुम निकाल नहीं ना, समझ है ना। हर रिएक्शन एक तरफ होता है, एक तरफ नहीं। इसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी की कोई कमी नहीं है, एनर्जी दोनों तरफ बराबर लगनी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, फिर भी वो प्रोसेस नहीं हो रहा। तो इस तरह से बहुत से ऐसे फिनोमेना हैं जो एक्सप्लेन हुए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यूनिफाई कर दिया। एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग सर, नाम तो सुना होगा आपने। उनकी ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वो कहते थे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हो रही हैं, जितनी भी, सब मेरे को दो, मैं एक लॉ से एक्सप्लेन करेगा। और एक लॉ उनको मिला नहीं, बट जो सबसे क्लोजेस्ट था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग उनकी किताब थी, उसमें इसी को वो कह रहे थे। समझ में आ रहा है? जैसे मैक्सवेल ने भी ये काम किया हुआ है, ग्रेट मैक्सवेल ने भी ये काम किया है। मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशंस दी। कितनी? 4 इक्वेशंस दी। 4 इक्वेशंस में एक इक्वेशन से एक पूरा ब्रांच फिजिक्स का उड़ा दिया। एक इक्वेशन से एक इक्वेशन उनकी एक्सप्लेन करती है कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हैं सर क्या क्या नाम ले रहे हो, अभी बताते हैं। जैसे चार्ज वगैरह होते हैं, पता है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये सब सारी चीजें। चार्ज के अगल बगल उनकी फील्ड होती है, ये सब जितने भी चार्ज कीजिए। रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक्स मतलब खड़ा चार्ज। तो रुके हुए चार्ज के जितने फिनोमेना हैं वो मैक्सवेल की एक इक्वेशन से एक्सप्लेन हो जाते हैं। जितने फिनोमेना आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, आपके किताब में एक ही चैप्टर है, बहुत लंबा चलेगा। मैंने 17 वीडियो बनाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और उस वीडियो, हर वीडियो में जो भी फिनोमेना है वो एक्सप्लेन हो सकता है मैक्सवेल की एक इक्वेशन से। इस तरह से मैक्सवेल ने अपनी एक दूसरी इक्वेशन दी, इक्वेशन नंबर 2, इसको भी एक इक्वेशन कहते हैं। इससे मैंने एक्सप्लेन किया कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आप समझ ही गए होंगे, इलेक्ट्रो दोनों में है। इलेक्ट्रो मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज से रिलेटेड। स्टैटिक्स मतलब होता है रुका हुआ, डायनेमिक्स मतलब चलता हुआ। तो चलते हुए चार्ज की जो भी प्रॉपर्टी है, चलता हुआ चार्ज मतलब करंट। जब चार्ज चलता है तो करंट बनता है। तो करंट से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, आपने शायद ओम्स लॉ पढ़ा हो, अभी किरचॉफ लॉ आपको पढ़ना है, जितने भी फिनोमेना हैं सब एक्सप्लेन हो सकते हैं मैक्सवेल की एक इक्वेशन से। फिर मैक्सवेल ने दी अपनी तीसरी इक्वेशन। अरे सर क्या काम किया है इन्होंने। तीसरी इक्वेशन, इससे इन्होंने एक्सप्लेन किया कंप्लीट मैग्नेटिज्म। लो
पूरा मैग्नेटिज्म उड़ा डाला, एक इक्वेशन से पूरा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में जितने फिनोमेना हैं, जितने भी लॉज हैं, बायो-सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, जितने भी लॉ, अभी लॉ नहीं सुने होंगे आपने, सब उड़ा डाला एक इक्वेशन से। और लास्ट में इन्होंने एक इक्वेशन और दी जिसे इन्होंने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उड़ा डाली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जितने भी फिनोमेना थे दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ वन इक्वेशन। तो 4 इक्वेशन से इन्होंने क्या उड़ाया? पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उड़ा दिया पूरा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सब उड़ा दिया। इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन, कि किसी एक इक्वेशन से हम सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। उन 17 वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्लेन विथ वन सिंगल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। एंड फिजिक्स टीचर्स यू दिस, ये फिजिक्स हमें सिखाता है यूनिफाई करना। ठीक है, अब समझ आया? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं यूनिफिकेशन, हम लोग जिंदगी में भी करते हैं, है ना। ये गंदा लड़का, ये गंदा लड़का, ये गंदा लड़का, गंदा लड़का, कुछ ये सुंदर लड़की, ये सुंदर लड़की, ये सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, कुछ सर लड़कियां तो सारी सुंदर लगती हैं। चलो वापस आओ। सर पहले ही लेक्चर में आपने तो दिमाग भटका दिया, कल मैं जाऊंगा अनन्या को प्रपोज करूंगा। अरे कहाँ जाओगे लॉकडाउन में? घर में बैठ के पढ़ो। दूसरा प्रिंसिपल है रिडक्शनिज्म। सर ये अनन्या कौन है? रिडक्शनिज्म, चुप रहो, बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। रिडक्शनिज्म क्या है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व हम कैसे करते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के। हाँ बस यही है। टू स्टडी अ लार्ज सिस्टम हम क्या करेंगे? स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सिंपल। जैसे मान लो हमको एक जनरेटर की वर्किंग समझनी है। जनरेटर बाहर देखा है? बड़ा मन करता है ना से घुमाने का, टिक टिक टिक। हाँ वही तो उस जनरेटर को देखा है। हमें जनरेटर की पूरी वर्किंग समझनी है, सब समझना है। ऐसे देख के बाहर से समझ में नहीं आएगा। हम जाएंगे एक एक पार्ट खोलेंगे। हम देखा इसके अंदर क्या क्या है। हमने देखा भाई इसके अंदर मैग्नेट्स हैं, तो इन मैग्नेट का क्या फंक्शन है? तो हमने इसका एक पार्ट निकाला, उसको पढ़ा। फिर हम देखा इसके अंदर एक आर्मेचर कॉइल है। कुछ नहीं होता, कॉइल होता है, लोहे का इसे घुमा दिया, है ना, कॉपर का इसे घुमा के बना दिया, कॉइल है। ठीक है सर समझ गए। इसके अंदर हमने देखा कि स्लिप रिंग्स हैं, है ना, रिंग है, कॉपर की बनी हुई रिंग है। तो हम छोटे छोटे पार्ट की स्टडी कर लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा सब मिलके कैसे काम कर रहे हैं। आपको किसी भी बड़ी चीज़ की स्टडी करनी हो तो यही तो करते हैं हम, कि उसको छोटे छोटे उसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देख लो कि कैसे काम कर रहे हैं, सबको मिला दो, पूरा समझ में आ जाए। रिडक्शनिज्म, रिड्यूस करते हुए पढ़ना। And reductionism is a very popular method to study anything, not physics, to study anything in science. है ना, हमने जनरेटर का एग्जाम्पल दिया, आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे बबीता कैसे चलती है? कौन? बबीता, हाउ सी वॉक्स। बबीता कैसे चलती है ना। तो एक तो बड़ा सिंपल हो गया, ऐसे चलती है पर कैसे, है ना। तो इसको हम तोड़ेंगे पार्ट पार्ट में। बबीट नहीं, बबीटा। तो बबीटा चलती है अपने लेग्स की हेल्प से। तो हम पढ़ेंगे लेग की मसल क्या होती है, ये एक्शन कैसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि माइंड का क्या खेल होता है इसमें। फिर हम पढ़ेंगे आई का क्या खेल है, आँख बंद करके थोड़ी ना चलेगी, ऐसे करके है। आँख का क्या खेल है उसमें, ईयर का क्या खेल है। हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देख लेंगे कि क्या रोल प्ले कर रहे हैं और सबको जोड़ देंगे तो हमें लार्ज सिस्टम की वर्किंग समझ में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। जैसे इसका एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है कि हमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉ नहीं समझ में आ रहा है कि कोई गैस कैसे हीट होती है, टेम्परेचर कैसे मेजर होता है। तो हमने क्या किया, हमने पढ़ी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सर क्या नया नया नाम ले रहे हो, नहीं पता है हमें? हाँ पता है मुझे। थर्मोडायनेमिक्स होती है हीट की पूरी स्टडी वगैरह, हीट फ्लो की पूरी स्टडी। हमें वो समझ में नहीं आ रही थी, तो हमने एक चैप्टर एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करके समझ लेंगे कि ये सब मिलकर क्या बनेंगे। क्लियर है ना? ये तुम्हें पता चलना है क्लास 7B में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो घुसोगे थोड़ी ना वहाँ से एक बच्चा बाहर निकालोगे क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में, पता कर लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की स्टडी कर लो तो सिस्टम के बारे में पता चल जाता है। दिस इज रिडक्शनिज्म। अब एक मिनट, रिडक्शनिज्म सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने ये सिस्टम समझा। सुनो 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 सुनो, इसलिए तो इस वीडियो पे आए हो तुम मजा लेने। हाँ तो मजा लेने, हाँ ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये सिस्टम समझा। जब तुम इसके ये छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में समझ लिए, अब तुम इससे कोई फ्यूचर में दूसरी डिवाइस भी बना सकते हो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की तुमने वर्किंग समझ ली, अब तुम इसको यूज करके फ्यूचर में कहीं और भी यूज कर सकते हो। रिडक्शनिज्म का ये भी फायदा है।
अगर इसी जनरेटर बाहर से देख के चले आते तुम्हें उसकी फिजिक्स ही नहीं समझ में आती, फिर हम तुमसे पूछते ट्रांसफार्मर में मैग्नेट का क्या रोल है, तुम्हें पता नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की वर्किंग समझने से आप फ्यूचर में इससे और डिवाइसेस बना सकते हो। रिडक्शनिज्म हेल्प्स इन फ्यूचर एडवांसमेंट्स। समझ में आया? तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फिजिक्स के। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब मजा आएगा ना बिड़ू। हाँ, तो स्कोप क्या है कि क्या क्या पढ़ना है, मतलब एक तरह से सिलेबस है ना। तो स्कोप क्या क्या होता है, दो तरह के स्कोप होंगे। एक होगा बड़ी बड़ी चीज़ों का यानी मैक्रोस्कोपिक, बड़े बड़े फिनोमेनास पढ़ना, बड़ी बड़ी चीज़ों की डिटेलिंग पढ़ना। दूसरा माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम क्वांटम लेवल पे जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें से 11th में क्या क्या है और 12th में क्या क्या है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो पहले मैक्रोस्कोपिक में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। मैक्रोस्कोपिक, अच्छा हमारे यहाँ का सिलेबस ऐसा डिजाइन है ना कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ाएंगे। तो मैक्रोस्कोपिक में सबसे पहले हमें पढ़ना है मैकेनिक्स, ये अपनी क्लास 11th में है डिटेल में। इसके बाद हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यहाँ हम छोटे छोटे पार्टिकल की बहुत बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन वगैरह की, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ नहीं, ऊपर ऊपर से बड़ी बड़ी चीज़। थर्मोडायनेमिक्स ये भी अपनी 11th में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, मैग्नेटिज्म के बारे में। और इसके बाद हमें पढ़ना है ऑप्टिक्स। ये दोनों अपना हो जाएगा 12th में। तो सर इसको तो छोड़ दो, अभी नहीं, हम सब बताएंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो पहले बात करते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ोगे, चैप्टर का नाम नहीं लिख रहे, तो चैप्टर का नाम लिखेंगे बहुत हो जाएंगे। ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, आप मोशन पढ़ोगे। ठीक है, ये वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, ये वगैरह वगैरह। फिर आप पढ़ोगे लॉज ऑफ मोशन, कि किन लॉज से मोशन होता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फोर्स वगैरह ये सब देखोगे। ये काइनेमेटिक्स हो गया, ये लॉज ऑफ मोशन हो गया। फिर मोमेंटम वगैरह देखोगे, वर्क देखोगे, एनर्जी देखोगे, है ना, कोलिजन क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, सब चैप्टर के नाम है, टॉपिक के नाम। फिर रोटेशनल पूरी आप पढ़ोगे, रोटेशनल मोशन, घूमने वाला मोशन पूरा पढ़ना है। ठीक, ग्रेविटेशन पढ़ोगे, मजा ही आ जाएगा ना, कि प्लैनेट्स वगैरह कैसे घूमते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह कैसे वर्क करती हैं, कैसे घूमती हैं, ये सारी चीज़ें। क्लासिकल मैकेनिक्स है, कोई मॉडर्न चीज़ें नहीं पढ़ोगे, क्लासिकल चीज़ें कि कैसे घूमती हैं, वेलोसिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब पे हम टिकेंगे। इसके बाद आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स भी पढ़ना है ना। जब फ्लूइड रेस्ट पे हो, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड मोशन में हो, फ्लूइड मोशन है ना, फ्लूइड डायनेमिक्स है ना, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब कवर करना है इन डिटेल। और भी बहुत नए नए लॉ आएंगे, स्टोक्स लॉ वगैरह, बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद आपको ऑसिलेटरी मोशन देखना है। ऑसिलेटरी मतलब पेंडुलम वाला टू डू 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 पीरियोडिक टाइप का मोशन, वो एकदम डिटेल में जाएंगे। उसके बाद आपको वेव पढ़नी है, मैकेनिकल वेव, यानी वेव मैकेनिक्स बोल लो, या तो जैसे आप साउंड वेव देखते हो वो एक मैकेनिकल वेव है। तो ये सारी चीज़ें हम 11th में कवर करेंगे इन डिटेल। चैप्टर का नाम लिखूँ तो बहुत चैप्टर्स हो जाएंगे। 11th का मेजर पोर्शन तो यही है जो आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स है, कोई मॉडर्न चीज़ें नहीं, बहुत पहले से डिस्कवर्ड है। उन्हीं के लॉस को हम, बेसिक लॉस को पकड़ लेंगे जो फिजिक्स में लगते हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अपनी बेसिक्स मजबूत करेंगे। साथ में आपको थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना है, ये भी क्लासिकल फिजिक्स ही है। इसमें आप क्या पढ़ोगे कि हीट वगैरह क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने लिखा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वैसे ही लॉज क्या होते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडी, है ना, थोड़ा कूल बनते हैं, थर्मोडी है ना, लॉज ऑफ थर्मोडी। हीट इंजन कैसे काम करता है, हीट ट्रांसफर के क्या क्या तरीके हैं, उनमें कैसे कैसे मैकेनिक्स होती है, उसकी क्या क्या इक्वेशन बन सकती है। लाइक नाम सुन रखा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, और बोलो रेडिएशन। बहुत बढ़िया पढ़ रखा है ना। हाँ सर ये सब तो ऐसे कर देंगे, अभी आओ डिटेल में। ये हो गया 11th की बात। 12th की बात करते हैं, आप इंटरेस्ट लेना बंद कर चुके होगे। 12th की बात करते हैं तो यहाँ आप बात करोगे चार्ज वगैरह की, है ना, इलेक्ट्रो यानी चार्ज की पूरी बात होगी। चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होती है, चार्ज फील्ड कैसे बनाता है, बहुत डिटेल में। कैपेसिटर कौन सी डिवाइस होती है। आप बात करोगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी, आप करंट की बात करोगे, यहाँ पे बात होगी डीसी करंट की। इन पे बेस्ड आप डिवाइसेस की बातें करोगे,
फिर आप आ जाओगे मैग्नेटिज्म समझोगे पूरा। फिर टॉपिक आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म मिल जाएगा। फिर आप पढ़ोगे पूरा एक अलग से चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट। पहले आपने डायरेक्ट करंट पढ़ा, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये सब चीजें आएंगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। फिर आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या, लाइट की कहानी होगी। तो आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आप पूरी मिरर की कहानियां समझोगे। देख रहे हो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं यहाँ, आप ध्यान से देखो, सब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, है ना। फिर आएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में लेंसेज की बात होगी, है ना, प्रिज्म की बात होगी, बहुत डिटेल में तो बहुत कुछ है। फिर आप इसमें भी क्या पढ़ोगे, डिवाइसेस पढ़ोगे इसमें भी, है ना, जैसे टेलीस्कोप है कैसे वर्क करता है, माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, वगैरह वगैरह। तो ये पूरा मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का पार्ट हुआ, जिसमें से ये आपको पढ़ना है 11th में, वो पढ़ना है 12th में। ठीक है, थोड़ा आइडिया लगा। अभी तो ये पार्ट देख रहे हो। अच्छा, फिर आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक आपके सिलेबस में बहुत कम है और 11th में नहीं है, फिजिक्स में तो नहीं, 11th की केमिस्ट्री में पढ़ा है माइक्रोस्कोपिक। फिर आता है माइक्रोस्कोपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा एडवांस्ड फिजिक्स लगती है। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक को हम बोल सकते हैं क्वांटम फिजिक्स। अभी नाम लिया था ना मैंने मिचियो केकू का, वो क्वांटम फिजिक्स के ही साइंटिस्ट हैं, क्वांटम फिजिसिस्ट हैं। क्वांटम फिजिक्स, इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप एटॉम के बारे में पढ़ो। देख लो छोटी छोटी चीजें आ गई, आप एटॉम के बारे में पढ़ोगे। इसमें आप पढ़ोगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम से भी छोटा, एटम के भी अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीजें आप डिस्कस करोगे। इसमें आप इलेक्ट्रॉन की स्टडी करोगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। इसमें आप नेचर ऑफ फोटोन की बात करोगे। फोटोन क्या होता है सर, लाइट का पार्टिकल। सुनते जाओ, अभी तो शुरुआत हुई है। लाइट का पार्टिकल, छोटा सा, पता नहीं छोटा सा कैसा, नेचर ऑफ फोटोन। इसमें आप सेमीकंडक्टर्स की बात करोगे। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं सर, सिंपल एग्जांपल, घर में आपके एलईडी टीवी है, एलईडी बल्ब होगा, लाइट इमिटिंग डायोड, वो सेमीकंडक्टर। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये आपके क्लास 12th में, 11th में इसका कोई भी पार्ट नहीं है अभी। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपके है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिलेबस या स्कोप ऑफ फिजिक्स। इसके बाद आती है बात एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्यों होगी। बड़ी ही बेवकूफी की बात है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटेड तो अभी से ही हो गए होगे इतना सिलेबस देख के सर डराओ नहीं। एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स में, पहली चीज तो ये है कि आपको डे टू डे लाइफ की चीजें समझ में आने लगी, है ना, आप डेली लाइफ की चीजों को समझने लगे, डेली लाइफ फिनोमेना, इनको आप अंडरस्टैंड करने लगे, है ना, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, है ना। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, है ना, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, बड़ा मजा आता है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा करके देखें तो क्या होगा, ये एक्साइटमेंट है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कि आप अप्लाई करके एप्लीकेशंस बना रहे हो बढ़िया बढ़िया, है कि नहीं। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, आपने खूब पढ़ाई की, आपने क्या किया, लैपटॉप का साइज छोटा करते 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 आपने टैबलेट बना दिया, या मोबाइल का साइज बड़ा करते थे टैबलेट बना दिया, है ना, डिस्कवरीज होती जा रही हैं, तो अप्लाई करते जा रहे हो। चौथी बात क्या है कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, फ्यूचर प्रिडिक्शन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल मैप्स। कितनी सही चीज है ना, ड्राइव करते हुए जॉब पहले ही बता देगा कि ये इतना लंबा रास्ता है, इस पे इतना टाइम लगेगा। क्या है ये, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, और थोड़ा सा क्राउड मैनेजमेंट, और टाइम भी देखता है किस टाइम कैसा क्राउड है, क्या है, पूरा एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है। पूरी फिजिक्स और मैथ्स ही तो है ये, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर। तो ये है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स का यूज करके क्यों मजा आता है। ठीक है अब किताब में हेडिंग है तो बता रहे थे हम, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसके बाद आता है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, दोनों एक दूसरे के फादर हैं, दोनों एक दूसरे के फादर हैं। फिजिक्स से बनती है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की डिमांड से बनती है फिजिक्स। देखो पहली चीज #1 न्यू फिजिक्स गिव्स राइज
टू न्यू टेक्नोलॉजी। फिजिक्स का कोई नया पोर्शन स्टडी करना स्टार्ट किया साइंटिस्ट ने, एक नई टेक्नोलॉजी तैयार हो गई। जैसे 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 मान लो सिलिकॉन चिप्स की स्टडी हुई। सिलिकॉन क्या है, अभी पीरियोडिक टेबल पे एक एलिमेंट है आपका। तो सिलिकॉन चिप्स की जब स्टडी हुई तो इससे बने सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर से क्या बना सर, इससे बना भाई तुम्हारा लैपटॉप, इससे बने तुम्हारे मोबाइल फोन के सर्किट्स, इससे बने टीवी सेट्स, एलईडी टीवी, एलईडी बल्ब, सब सेमीकंडक्टर से। पर किसी को पता नहीं था कि सिलिकॉन चिप की स्टडी करने से ये बनेगा। न्यू फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट बैठा है किसी चीज पे स्टडी कर रहा है, उसे पता नहीं क्या होगा, पूरी स्टडी कर रहा, अरे इससे तो ये बना सकते हैं। तो न्यू फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे दूसरा पॉइंट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिटेल्ड स्टडी की जा रही थी। किसी को पता नहीं इसका फ्यूचर क्या है, इससे क्या फायदा होगा, बट हाँ स्टडी तो करनी है, समझना तो है क्यों कैसे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खूब स्टडी की गई और इससे बने हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन। ये पूरा वाईफाई वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेस्ड है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे हम लोग, या सही बताएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टडी चल रही थी। ये तो एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटली हो गया डिस्कवर, और इससे बन गया ऑल्टरनेटिंग करंट। पहले था डायरेक्ट करंट, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या क्या बनाना पड़ गया आपको, ट्रांसफार्मर बनाना पड़ गया है, नई टेक्नोलॉजी, आपको जनरेटर बनाना पड़ गया, घर की आपकी सारी डिवाइस फंक्शन करने लगी ऑल्टरनेटिंग करंट पे। हुआ कैसे, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गई, किसी को पता नहीं था कि ये ढूंढना है, कोई ऐसी बस डिस्कवरी कर रहा था, फिजिक्स पढ़ रहा था, बना बस ये। तो न्यू फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे एटम की रिसर्च करते करते एटॉमिक बॉम्ब बन गया, पर उसको मैं न्यू टेक्नोलॉजी नहीं बोलूंगा, है ना, डिस्ट्रक्टिव है। तो जब भी आप फिजिक्स में, जब भी साइंटिस्ट पूरी दुनिया में नई नई चीजें पढ़ रहे हैं तो उनको ये नहीं पता है कि इसका क्या एप्लीकेशन है, वो पढ़ रहे हैं, फिर दो तीन चीजों को जोड़ा, दो तीन तरह की फिजिक्स जोड़ा, नई टेक्नोलॉजी सामने आ गई। ठीक, इसका वैसे वाइस वर्सा भी ट्रू है कि न्यू टेक्नोलॉजी या नीड ऑफ टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स, ये ज्यादा होता है। जैसे पहले हमारे टेलीविजन सेट थे, वो क्या थे, हमारे डिफ्लेक्शन बेस्ड थे, है ना, कैथोड रे ट्यूब पे, सीआरटी पे बेस्ड थे, बड़े बड़े टीवी देखे होंगे, फिर उसको करते करते हम लोग तो पतले से टीवी पे आ गया एलईडी, एनर्जी भी बचती। ये क्या है, नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी, उसके लिए नई स्टडी स्टार्ट की। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन के बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, इसको हटाना था, एक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी हमें इंडस्ट्री में। स्टीम इंजन काम नहीं करते इतना बढ़िया, एफिशिएंसी बहुत खराब। तो क्या हुआ, चलो फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट की गई। नीड ऑफ टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स, चलो अब फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ना स्टार्ट किया गया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर उनको क्या मिला, हीट इंजन मिला। हीट इंजन को उन्होंने सोचा अच्छा इसको कैसे मॉडिफाई करें, तो उन्होंने बना लिया डीजल इंजन। प्रॉब्लम सॉल्व। तो जब भी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है हमें नई फिजिक्स चाहिए होती है, और जब भी नई फिजिक्स पढ़ी जाती है अपने आप नई टेक्नोलॉजी बनती है, दोनों आपस में कोरिलेटेड है। ठीक, जब टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी तभी तो इंसान फिजिक्स पढ़ेगा, और फिजिक्स पढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी जरूर बनाएगा, है ना। इसके बाद आता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, है ना, ये भी एक टॉपिक आपको आना चाहिए, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। आप अगले 2 साल में जितनी भी फोर्सेस पढ़ोगे वो 4 बेसिक फोर्सेस में से ही एक होगी, उसी का एक फॉर्म होगा। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, और एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आप जितनी भी फोर्सेस पढ़ोगे अपने सिलेबस में, बहुत ही फोर्सेस का नाम हमेशा चेंज होता रहेगा, ये वाली फोर्स वो वाली फोर्स, नाम हमेशा चेंज होगा, है ना, कूलम्स फोर्स, न्यूटन्स फोर्स वगैरह वगैरह, सब इन्हीं 4 फोर्सेस के अंदर से कहीं ना कहीं डेवलप होंगी।
बेसिक में यही 4 फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जो 2 मासेस के बीच में एक्ट करे, है ना, एक्ट बिटवीन एनी 2 मासेस इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी 2 मासेस हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला शायद आपको पता हो, 9th में पढ़ रखा हो, F इज इक्वल्स टू G(m1m2) अपॉन r²। खास बात क्या है कि ये वीकेस्ट फोर्स है, नेचर में एग्जिस्ट करने वाली ये वीकेस्ट फोर्स होती है। इन चारों में सबसे कमजोर फोर्स ये है और सबसे स्ट्रांग वो है, वीकेस्ट फोर्स। तीसरी बात क्या है, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज मतलब बड़े बड़े डिस्टेंस पे एक्ट करती है। आप देखो ना, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, लॉन्ग रेंज फोर्स, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये एक्ट कर सकती है। इट कैन एक्ट अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। और क्या बात है, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। स्पेस में कौन सा मीडियम है? कोई मीडियम नहीं। सन और अर्थ के बीच में फिर भी ये फोर्स लग रही है, और जरूरी नहीं कि स्पेस में लग रही है, पूरी यूनिवर्स में लग रही है। यहां पे ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। एनी 2 मासेस इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद दिस फोर्स। G(m1) अभी समझेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये बहुत रेयर काइंड की फोर्स है, बहुत ही कम मिलेगी, ये बहुत ही रेयर है। एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स। अब ये जो न्यूट्रिनो है ये आपको मिलता है किसमें? न्यूक्लियर फिजिक्स में ही मिलेगा, है ना, 12th में पढ़ोगे। ये बहुत ही कम फिनोमेना मिलता है, जहां पे बीटा निकलता है। अल्फा बीटा गामा सुना है थोड़ा बहुत। जहां पे बीटा निकलता है वहां पे न्यूट्रिनो निकलता है। तो ये कहां पे मिलेगा? ओनली इन बीटा डीके, है ना। तो बहुत ही रेयरली ये फोर्स हमें मिलती है। कैसी फोर्स है ये? शॉर्ट रेंज फोर्स है, छोटे डिस्टेंस पे एक्ट करती है। न्यूक्लियर डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस पता है ना बहुत छोटा होता है, कितना छोटा? करीब 10⁻⁻14 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। इमेजिन हो पा रहा है? ये 1 मीटर इतना होता है, इसको डिवाइड कर लो 10⁻15 से, एकदम छोटा। यहां पे जाके ये एक्ट करती है। और दूसरी बात क्या है कि ये वीक फोर्स है ना, इससे स्ट्रांग है बट बाकियों से वीक है। ऐसे ऐसे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ रही है। तो ओवरऑल तो ये वीक ही है, हाँ, ग्रेविटेशनल से स्ट्रांग होती है। इसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कहाँ एक्ट करती है? ये एक्ट बिटवीन चार्जेस। ये चार्जेस के बीच में लगती है, चार्ज पार्टिकल के बीच में, है ना। 2 प्लस प्लस रिपेल करते हैं, माइनस माइनस रिपेल करते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। ये वहाँ पे अपना गेम खेलती है। ये कैसी फोर्स होती है? ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद वीक न्यूक्लियर जो कि रेयरली मिलने वाली है। कहाँ मिलनी है? रेयरली। ये अपने सिलेबस में है ही नहीं कहीं बताएं तो, 12th में थोड़ा बहुत देखोगे। और फिर ग्रेविटेशन सबसे वीकेस्ट फोर्स है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये कैसी है? ये फिर से लॉन्ग रेंज है। भाई इसके तो नाम में न्यूक्लियस जुड़ा था, यानी न्यूक्लियस तो छोटा सा होता है, तो शॉर्ट रेंज है, सिर्फ न्यूक्लियर डिस्टेंस में ही एक्ट करती है, दूर दूर एक्ट नहीं करती है। न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है, अभी आप देखोगे इसका ना मास है, इसके पास ना चार्ज है ना। इसको कहते हैं कि भूतिया पार्टिकल है ये, ठीक है। तो वहाँ पे एक खेल आता है। ये तो भाई चार्जेस तो दिखते ही हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, किसी बॉडी पे चार्ज हो सकता है। लॉन्ग रेंज में एक्ट करती है, यानी ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्ट कर सकती है। अच्छा, और क्या बात करनी होगी? मीडियम, इसको भी मीडियम की जरूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। और ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स में काउंट कर सकते हो आप इसको, स्ट्रॉन्ग फोर्स में, वेरी स्ट्रॉन्ग, बस न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ी सी कम। लास्ट आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये पढ़ोगे 12th में आप। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ एक्ट करेगी? बिटवीन, ये भी न्यूक्लियस के अंदर, बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। भाई सबको पता है ना न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही सब होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर सब आपस में साथ साथ चिपक के बैठे भी हैं। भाई 2 प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव पॉजिटिव। बता रहे क्यों लगती है? भाई न्यूक्लियस क्या है? एटम के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन है, मान लो 2 हैं, 10 हैं, तो 2 प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे कि नहीं? रिपेल करेंगे कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगी कि नहीं? रिपेल करेंगे। तो न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए, पर न्यूक्लियस नहीं टूटता बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
है ना। ये बनाने वाले ने, जिसने भी, क्रिएटर ने, गॉड ने, अल्लाह ने, भगवान ने, एक हनुमान जी, लॉर्ड हनुमान ने एक अजीब सी इनको फोर्स दे रखी है कि चिपके रहो। हमें पता है प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल करता है क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पर वो रिपल्शन की फोर्स कम होती है कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक्ट बिटवीन चार्जेस। ये कैसे हैं? लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे। पर इनके बीच में एक नई फोर्स आती है जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर है, न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच की फोर्स है, द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज सेम एज फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन इज सेम एज फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ये एक नई तरीके की फोर्स है जिसको चार्ज वार्ज से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जितना अट्रैक्शन है उतना ही अट्रैक्शन प्रोटॉन प्रोटॉन में है, और उतना ही अट्रैक्शन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी है। चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, न्यूक्लियस के पार्टिकल पे डिपेंड करती है। सब ऊपर वाले के बंदे हैं, सबको बराबर की अट्रैक्टिव फोर्स दे रखी है। इसी की वजह से एक न्यूक्लियस स्टेबल होता है। ठीक ठीक है। कैसी है ये? शॉर्ट रेंज है भाई। शॉर्ट रेंज तो होगी ही क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, यानी इसके भी क्या हो जाएगी रेंज, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15। एक चीज और ध्यान देना, न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। क्लियर है? तो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। सर बहुत पढ़ा दिया जी, है ना, छोड़ते हैं इस पॉइंट को, छोड़ देते हैं अब। यहाँ पे इतना काफी बता दिया, जब पढ़ोगे इसको न्यूक्लियर फिजिक्स 12th में समझना। ये समझ में आया ना? थोड़ा सा बताने की कोशिश की। प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट वो वीक है कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कैसी है? अट्रैक्टिव है। कैसी है? अट्रैक्टिव। इसी की वजह से एक न्यूक्लियस क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। जितनी न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस उतना बढ़िया स्टेबल। न्यूक्लियर फोर्स ना हो तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करके न्यूक्लियस फट जाए, एटम फट जाए, हम फट जाए, दुनिया खत्म हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। सबसे वीक ग्रेविटेशनल, फिर वीक न्यूक्लियर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर स्ट्रॉन्ग। ग्रेविटेशनल मैंने बता दिया, दो मासेस के बीच में, किसी भी दो मासेस, हमारे आपके बीच में भी लग रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है यार। हम भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपकी वो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मीडियम की जरूरत नहीं है, वीकेस्ट फोर्सेस नेचर है। बड़े बड़े मासेस पे भी लगती है, छोटे छोटे मासेस पे लगती है, शॉर्ट डिस्टेंस पे भी लगती है, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी लगती है। फिर आई वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये बहुत रेयर है, मैंने बताया। ये न्यूट्रिनो पे लगती है। अब न्यूट्रिनो बहुत रेयर फिनोमिनल्स में निकलता है। एक पार्टिकल है, अल्फा बीटा गामा, मतलब ऐसा समझ लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जैसा एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जैसा एक पार्टिकल है, बहुत रेयरली निकलता है। मासलेस, चार्जलेस, भूतिया पार्टिकल है, दिखता भी नहीं है, इनविजिबल। ये अदर पार्टिकल्स को ऊपर ये फोर्स लगाता है। सिर्फ बीटा डिके में ये निकलता है ना। बीटा प्लस डिके होता है, बीटा माइनस, एक में न्यूट्रिनो, एक में एंटी न्यूट्रिनो। क्या आप क्या जान के सर। फिर शॉर्ट रेंज होता है, न्यूक्लियर डिस्टेंस पे लगता है, छोटे डिस्टेंस पे, 10⁻⁻15 मीटर तक पे, बहुत छोटे डिस्टेंस पे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आई जो चार्जेस के बीच में है। प्लस प्लस क्या करेंगे? रिपेल, माइनस माइनस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट। इनका भी फॉर्मूला होता है ना। इनका फॉर्मूला क्या होता है? F = K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 क्या हो गए? चार्जेस हो गए, K कोई कांस्टेंट हो गया, R उनके बीच का डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे भी M1 M2 क्या है बता दूं, ये मान लो M1, ये M2, और इनके बीच का डिस्टेंस R। तो F = G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 M2 मासेस और R इनके बीच का डिस्टेंस। इस तरह से Q1 Q2 चार्जेस हो जाएंगे, R उनके बीच का डिस्टेंस, और K एक कांस्टेंट है जो मीडियम पे डिपेंड करता है। अभी इतना छोड़ दो, डिटेल समझ में आया। एक बार इनको कंपेयर कर लेते हैं कि कौन कितना स्ट्रांग है। स्ट्रेंथ की हम बात कर लेते हैं एक बार और। दुनिया में जितनी भी फोर्स मिलेंगी वो इन्हीं में से एक होंगी। ऊपर से उसका नाम कुछ भी रख देंगे आप कि ये फोर्स है ना, दिस इज फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। आप बोलोगे दिस इज द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स किस में आ जाएगी? आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो जितनी भी दुनिया की फोर्सेस हैं सब इन्हीं में से एक फोर्स बन के आएंगी। हाँ, तो स्ट्रेंथ पे बात करें, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोल दें, नंबर दे दें, या न्यूक्लियर फोर्स को हम नंबर दे दें 1, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके सामने है 10⁻², वीक न्यूक्लियर फोर्स इसके सामने है 10⁻13, और ग्रेविटेशनल इसके सामने है 10⁻38।
समझ में आ रहा है कुछ? रेशियो प्रोपोर्शन कि अगर ये 1 है तो ये 1/100 है, तो ये 1/10⁻13 है, और ये 1/10⁻38। इतनी छोटी है। इससे कितनी छोटी है? 1/10⁻38 टाइम्स छोटी है। ये इससे कितनी छोटी है? 1/10⁻2 टाइम्स, यानी 1/100, 100 गुना छोटी। ये 1/10⁻13 गुना छोटी, 1/10⁻38 गुना छोटी फोर्स। इनकी रेंज की हम बात कर लें तो ये कैसी है? लॉन्ग रेंज, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्ट करेंगी। ये कैसी हैं? शॉर्ट रेंज, यानी इनकी रेंज हो जाएगी 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर। इनकी बात करें तो ये कैसी हैं? लॉन्ग रेंज, यानी ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्ट करेंगी। और ये कैसी हैं? फिर से शॉर्ट रेंज, यानी 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर। तो बताने को तो बेसिक फिजिक्स में बहुत कुछ है कि साइंटिस्ट के नाम बताएं, उनकी डिस्कवरी, इतना हमें लगा कि हाँ बताना जरूरी था, वो बताया। मिलते हैं, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद किताब से पढ़ डालो जो पढ़ने को मिले। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम टू द अल्फा सीरीज।